हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। दोस्तों हम लोग यहाँ पर हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे जहाँ पर आपके 60 प्रश्न हैं, काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। और आज के इस टेस्ट पेपर में आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा कि आज के टेस्ट में आपके कितने नंबर आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। चलिए यहाँ पर आपका गद्यांश दिया है और गद्यांश आपका ये छोटा है, चाहे तो आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, वैसे हम स्किप कर देंगे। लेकिन इस गद्यांश एक ऐसा गद्यांश है कि जिसके प्रश्न आप बिना गद्यांश को देखे ही सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपका पहला प्रश्न दिया है, ईर्ष्या का काम है। ईर्ष्या का काम क्या होता है? तो याद रखिए ईर्ष्या का काम होता है जलाना होता है, जो कि आप सभी को पता है ना। यहाँ पर दिया है ध्येय। ध्येय का अर्थ क्या होता है? तो ध्येय का अर्थ होता है लक्ष्य होता है, जो कि आपके गद्यांश में भी दिए हैं और नॉर्मल से आप लोग यहाँ पर जानते भी होंगे। ठीक है, गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की जो बात होती है वो आपकी कह सकते हैं खिल्ली उड़ाई गई है। ठीक है, ये आपके गद्यांश में दिया गया है, इसका भी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आपका दिया है अपव्यय का क्या अर्थ होता है? तो अपव्यय का जो अर्थ होता है वो आपका होता है क्या? फिजूल खर्च होता है। ठीक है, फिजूल खर्च। और यहाँ जो गद्यांश में दिया गया था कि उपयुक्त शीर्षक क्या है, तो शीर्षक आपने यहाँ पर पढ़ लिया है कि ईर्ष्या से संबंधित है। ठीक है, तो 5 प्रश्न अगर गद्यांश आप ना भी लगाते तो भी सॉल्व कर सकते थे। चलिए यहाँ पर आपका 6 नंबर है कि अधिकार में उपसर्ग बताइए। अधिकार में उपसर्ग, और अधिकार में उपसर्ग क्या बनेगा आपका? अधि बनेगा। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अधि हो जाएगा। ठीक है, अधि हो जाएगा। और अगले प्रश्न को आते हैं, आपसे धार्मिक में प्रत्यय बताइए। धार्मिक में प्रत्यय, तो धार्मिक में आपका कह सकते हैं एक प्रत्यय लगाने से आपका बना है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर एक प्रत्यय आपका लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर धार्मिक में। ठीक है, अगला प्रश्न है आकर्षण का विलोम होगा। आकर्षण का विलोम, और आकर्षण का विलोम क्या होता है? क्या होता है? विकर्षण होता है। वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर 8 का हो जाएगा, बी हो जाएगा, विकर्षण हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कर्षण की बात करें, कर्षण, तो कर्षण का अर्थ कह सकते हैं जोती गई जमीन होती है, या कह सकते हैं हल होता है। ठीक है, वहीं पर अगर बात करें घर्षण, तो घर्षण का अर्थ होता है घिसना। ठीक है, और यहाँ अपमान है, तो अपमान का जो विलोम बनता है वो आपका सम्मान होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जानने की इच्छा के लिए एक शब्द। जानने की इच्छा, और जानने की इच्छा जो आपकी है उसे हम लोग बोलते हैं जिज्ञासा। क्या बोलते हैं उसे? जिज्ञासा बोलते हैं। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सी सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कथा का बहुवचन होगा। कथा, और भाई कथा का बहुवचन क्या हो जाएगा? यहाँ पर अगर ऐ प्रत्यय लगाया जाए तो ये बहुवचन बनेगा, कथाएं हो जाएगा। क्या? ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, कथाएं हो जाएगा। ठीक है, कथाएं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है? यहाँ पर वर्तमान काल की पहचान करना है। वर्तमान काल की कुछ पहचान होती है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि ता है, ती है, ये वर्तमान काल में मिलता है, जो कि ऑप्शन आपको फर्स्ट दे रहा है मानव पढ़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, मानव पढ़ता है। यहाँ पर दिया है मोहन गया, और मोहन गया ये जो आपका है ये सामान्य भूतकाल है। ये कैसा है? सामान्य भूतकाल है। तो ऑप्शन आपका कह सकते हैं कि जो पूछा गया था वर्तमान काल, तो वर्तमान काल कौन है? मानव पढ़ता है। जो मोहन गया है ये आपका कैसा है? तो आपका ये आपका है सामान्य भूतकाल। सीता सो रही थी, सीता सो रही थी, तो पता नहीं वो जगी है या नहीं जगी, तो ये जो आपका है ये आपका अपूर्ण भूतकाल होगा। ठीक है, वह जाएगा, वह जाएगा, ये जो आपका है सामान्य भविष्य काल होगा। ठीक है, तो चारों ही यहाँ पर पॉइंट आप समझ गए होंगे। ठीक है, पूछा गया था वर्तमान काल और ता है, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? और बिल्कुल इजी है, छोटा सा बच्चा भी बता देगा, है ना। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा, प्रश्नवाचक आपका ये है। तो यहाँ पर बताना है ये वाला जो आपका है वो किसका है? ये जो निशान बी वाला है ये किसका है? तो ये है विस्मयाद बोधक का। ठीक है, विस्मयाद बोधक का। वहीं पर बात करें ये जो आपका सी वाला दिख रहा है, ये जो आपका है इसे बोलते हैं अल्प विराम। क्या बोलते हैं इसे? अल्प विराम बोलते हैं।
और अगर बात करें इस वाले पॉइंट को, ठीक है, इस वाले पॉइंट को, तो इसे बोलते हैं हम लोग अर्धविराम बोलते हैं, ठीक है, अर्धविराम बोलते हैं। इस प्रकार से ये प्रश्न आपका होगा। अगला है रास्ता देखना मुहावरे का अर्थ। रास्ता देखना मुहावरे का अर्थ क्या बनेगा? तो 113 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर प्रतीक्षा करना। वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, प्रतीक्षा करना होता है, ठीक है, प्रतीक्षा करना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, एक हाथ से ताली नहीं बजती लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? एक हाथ से ताली नहीं बजती है, बिल्कुल सही बात है। तो जवाब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं, ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर से हो जाएगा, झगड़े के लिए यहाँ पर दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से दंत वर्ण कौन सा है? दंत वर्ण, दंत वर्ण यहाँ पर देख सकते हैं जब हम बोलते हैं ता था दा, लेकिन यहाँ पर जो सा शब्द है, कौन सा? सा शब्द है, सा शब्द भी आपके दंत के अंतर्गत आता है। वैसे आप लोग जैसे ता था दा धा बोलते हैं ना, तो इसमें जो जीभ होती है वो आपके दांत की स्पर्श करती है, लेकिन जो सा भी होता है, सा भी आपको दांत को स्पर्श करता है, जीभ स्पर्श करती है। इस कारण से जो आपका सा है ये भी आपका किस में आएगा? दंत में आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है? अनुनासिक वर्ण आपका कौन सा है? मतलब अनुनासिक वर्ण उसे बोलते हैं जिसको बोलने में मुंह और नाक से आवाज़ दोनों से आती है, और ऐसे वर्णों को हम लोग यहाँ पर पंचमा अक्षर भी बोलते हैं। तो पंचमा अक्षर आप दिख रहा होगा कि जो आपका माँ है ये आपका पंचमा अक्षर है, और इसे अनुनासिक वर्ण भी कहा जाता है, ठीक है, और आपके ओष्ठ वाले वर्ग में ये आता है। अगला प्रश्न है कि महेंद्र का संधि विच्छेद होगा। महेंद्र का संधि विच्छेद, यहाँ पर महेंद्र का जो संधि विच्छेद बनेगा वो आपका कौन सा? तो जवाब यहाँ पर बनेगा आपका महाधन इंद्र। क्या बनेगा? महाधन इंद्र बनेगा। और अगर महाधन इंद्र बन रहा है तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं ये गुण संधि का है, क्योंकि यहाँ पर एक ही मात्रा है, और एक ही मात्रा में हमने पहचान के लिए बताया था कि जहाँ अगर ये शब्द लगता है वो आपका क्या होता है? गुण संधि होता है, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज दरबार में कौन सा समास है? राज दरबार, और राज दरबार अर्थात कह सकते हैं कि राज दरबार राजा का दरबार, इसे अगर तोड़ते हैं तो बनेगा राजा का दरबार। और का जो होता है वो आपका संबंध होता है, तो यहाँ पर आपके क्या हो जाएगा? यहाँ पर संबंध कारक विभक्ति का प्रयोग हुआ है, अतः यहाँ संबंध तत्पुरुष समास होगा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, आपका तत्पुरुष समास। अगर तत्पुरुष समास में पूछता कौन, तो आपका संबंध तत्पुरुष हो जाता, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा है यथा संभव में कौन सा समास है? यथा संभव, यहाँ पर आप देख सकते हैं यथा लग गया है, तो यथा शब्द जो आपका है, ये पूर्व पद जो आपका है वो आपको कह सकते हैं इसमें प्रधान है यथा, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये एक अव्यय है, और जब अव्यय होते हैं तो वहाँ पर आपका पहला पद अव्यय हो गया, अर्थात आपका अव्ययी भाव समास होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर 19 का डी हो जाएगा, ओके। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है? कौन सा शब्द विदेशी है? 20 का जवाब देना है, और 20 का जवाब यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका मील शब्द है, मील, ठीक है। मील शब्द जो आपका है ये यहाँ पर आपका क्या है? ये आपका विदेशी है। वहीं पर जो दूरी है, दूरी एक मात्रक होता है, ठीक है, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? चलिए जवाब दीजिए, सभी साथी यहाँ पर जवाब देंगे। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? तो जवाब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो हिमालय आपका जवाब यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा आपका, ये व्यक्तिवाचक है। क्या है आपका? व्यक्तिवाचक, मतलब जिस शब्द से किसी एक वस्तु, व्यक्ति या स्थान आकृति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं हिमालय सिर्फ एक ही है, बहुत हिमालय नहीं होते हैं, इस कारण से आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। हाँ, अगर ये पर्वत का बात कर देता, पर्वत, तो पर्वत तो आपके बहुत हैं, पर्वत बहुत हो जाएंगे, तब उनको हम लोग कह सकते हैं जातिवाचक में बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये किस प्रकार के है? तो व्यक्तिवाचक, क्योंकि हिमालय आपका सिर्फ एक ही है। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला है, निम्न में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो प्रश्नवाचक आपको पता है, और बच्चों को भी पता होगा कि जहाँ पर कौन शब्द लगा हो वहाँ पर आपका प्रश्नवाचक होता है। जैसे
कौन, क्या, क्यों, ऐसे शब्द मिल जाएं वहाँ पर हमेशा प्रश्नवाचक होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा संख्यावाचक विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण यहाँ पर आपका कौन है? संख्यावाची में आपकी संख्या का बोध कराता है, और संख्या में अगर बोध कराएगा तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर कैसा शब्द तो होगा नहीं, गरीब भी नहीं होगा, सफ़ेद नहीं, यहाँ पर है कुछ, है ना, कुछ शब्द जो आपका है ये संख्यावाची है। लेकिन किस प्रकार से? हमने आपको संख्यावाचक के आप कह सकते हैं कि आपको निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, परिमाण बोधक, है ना, ये सब आपको बताए थे। तो यहाँ पर ये अनिश्चित संख्यावाची में आएगा, तो यहाँ पर 23 का ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है? हवा का पर्यायवाची नहीं है, 24 नंबर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हवा के पर्यायवाची में यहाँ पर आपका वायु, समीर और पवन ये तो होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं सलिल, ठीक है, सलिल ये हवा का पर्यायवाची नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये जो होता है ये जल का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? जल का पर्यायवाची होता है। इस कारण से ऑप्शन आपको यहाँ पर डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? यहाँ पर शुद्ध शब्द की बात किया है, और देख सकते हैं हमने आपको बहुत पढ़ाया है ऐसे टेस्ट पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका जवाब है आपका कौन सा? यहाँ पर फर्स्ट नंबर ज्योत्सना। जो ज्योत्सना है ये आपका बिल्कुल सही है। अब बात आती है कि इसमें से अदर ऑप्शन गलती हैं, तो क्या गलती हैं? देखिए यहाँ पर दिया है पुण्य, और पुण्य नहीं होता है मेरे भाई, क्या होता है उसमें? पूर्ण होता है, पूर्ण होता है इस प्रकार से, ठीक है। वहीं आपका दिया है उन्नति, तो उन्नति नहीं, आपकी छोटी ती लगती है, ठीक है। क्षमा दिया है, क्षमा में आपका ये वाला छा होता है, इस कारण से कह सकते हैं ये भी 3 त्रुटि थी। फर्स्ट नंबर आपका सही था। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? कौन सा शब्द अशुद्ध है? चलिए 1 सेकंड में जवाब आना चाहिए, और यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 26 का ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर अशुद्ध देखिए, जो आपका बी नंबर है ये पूज्य गलत है। हमने आपको बताया था कि पूज्य जो लिखा जाता है वो आप कह सकते हैं पूजनीय लिख सकते हैं, या आप कह सकते हैं पूजनीय, ऐसे आप लिखेंगे तब आपका शुद्ध माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पुष्प, परिस्थिति और आपके प्रशंसा ये सही है, लेकिन पूज्य जो आपका है तो या तो पूज्य इस प्रकार से लिख दीजिए, है ना, ये मान्य हो जाएगा, या तो कह सकते हैं आपका जो पूजनीय होता है पूजनीय, इस प्रकार से लिखेंगे तो आपका शुद्ध माना जाएगा, ठीक है। लेकिन 100% शुद्ध किसको मानते हैं? इसको माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? और स्त्रीलिंग की बात करें तो यहाँ पर कह सकते हैं कि भाषा शब्द, भाषा, भाषा कैसा नहीं है, भाषा कैसी है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर, भाषा जो आपकी है ये आपकी स्त्रीलिंग है, ठीक है। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? कह रहा है मैं घर जाना है, तो क्या आपने पढ़ा है मैं घर जाना है? नहीं पढ़ा है ना। पढ़ा क्या है आपने? मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। तो ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा? यहाँ पर जो 28 का सी आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, आदेश का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? आदेश हमने आपको बताया था 4-5 ही आपकी कह सकते हैं ये इंग्लिश वर्ड पूछे आते हैं हमेशा। तो यहाँ पर देखिए जो आदेश, आदेश यहाँ पर दिया, आदेश का अंग्रेजी अनुवाद क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 29 का ऑप्शन आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर, ऑर्डर होता है। क्या होता है? ऑर्डर होता है अंग्रेजी अनुवाद, ठीक है। वहीं पर देख सकते हैं कि रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट जो दिया है, रिक्वेस्ट किस लिए? हम लोग निवेदन करते हैं किसी चीज़ से, है ना। वहीं पर दिया है गाइड, गाइड दिया है, तो गाइड का काम क्या होता है? इसका होता है दिग्दर्शक, ठीक है। दिग्दर्शक जो बोलता है ना, गाइड कर रहे हैं, दर्शक दिखा मतलब कह सकते हैं रास्ता दिखाना, है ना, दिग्दर्शक बोलते हैं। वहीं पर आपका दिया है डायरेक्शन, डायरेक्शन जो बोलते हैं उसे बोलते हैं निर्देशन, ये कह सकते हैं संचालन बोलते हैं। चारों में आपका आंसर मिल गया है। अगला है टीचिंग का हिंदी अनुवाद। चलिए टीचिंग का हिंदी अनुवाद क्या बनेगा? तो टीचिंग का हिंदी अनुवाद होता है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अध्यापन होता है। क्या होता है? अध्यापन होता है। याद रखिए टीचिंग का हिंदी अनुवाद होता है अध्यापन, ठीक है।
वहीं पर अगर अध्ययन की बात करें तो अध्ययन मतलब होता है स्टडी, ठीक है, स्टडी करना अध्ययन होता है। निरीक्षण, निरीक्षण मतलब क्या होता है, इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन आपका होता है इसका निरीक्षण करना, ठीक है। और शिक्षण की बात करें तो शिक्षण होता है एजुकेशनल, ठीक है, एजुकेशनल आपका होता है शिक्षण। चारों ऑप्शन कंप्लीट हुए। चलिए, ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र बताइए। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र आपसे पूछा गया है और इसका क्षेत्र जो आपके होते हैं देखिए, जैसे आपका मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुरुग्राम, भरतपुर, करौली, ये क्षेत्र जो आते हैं इसमें आते हैं। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन कौन है, सी नंबर, मथुरा शब्द आपका है, ये ब्रज भाषा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। समझ में आ रहा है। चलिए, यहाँ पर जो ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा ये जो आपकी है, आपकी सौर सेनी अपभ्रंश से, जो कि पश्चिमी हिंदी की उपभाषा के रूप में बहुत ही ज़्यादा आपकी विकसित है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद, इलाहाबाद और लखनऊ, यहाँ पर कौन सी बोली जाती है, इलाहाबाद लखनऊ में जो बोली जाती है वो आपकी अवधी बोली जाती है, याद रखिए कौन सी, अवधी बोली जाती है। समझ में आया ना। लेकिन जो वाराणसी है, वाराणसी, वाराणसी में जो बोली जाती है वो आपकी कौन सी, तो वाराणसी में आपकी बोली जाती है भोजपुरी, ठीक है। क्या बोलेंगे इसे, भोजपुरी बोलेंगे। समझ में आ गया। थोड़ा थोड़ा बोली जाती है, पूर्णता नहीं बोलेगी, लेकिन हम लोग लगाएंगे जो मैक्सिमम होती है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि हिंदी को निम्नलिखित में से किसमें वर्गीकृत नहीं किया जाता है, किसमें वर्गीकृत नहीं किया जाता है। तो आप देख सकते हैं, पहाड़ी हिंदी जो आपकी होती है, पश्चिमी हिंदी भी होती है, पूर्वी हिंदी भी होती है, लेकिन दक्षिणी हिंदी ये आपके हिंदी के वर्गीकृत में नहीं आती है ना। तो ऑप्शन जिसका बी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा गलत है, यहाँ पर देखना है। पहला पॉइंट किया है कि इसका स्वरूप व्यक्तिगत पत्र के समान होता है, और यहाँ पर दूसरा है कि यह पत्र अन्य पुरुषों में लिखा जाता है। तो देखिए, यहाँ पर जो बी नंबर आपका है ये गलत हो जाएगा कि यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है, ये यहाँ पर आपका गलती हो जाएगी। याद रखिएगा कि जो सरकारी अर्थात किसी सरकारी अधिकारी द्वारा अन्य अधिकारी या कर्मचारी या गैर सरकारी व्यक्ति को सरकारी कार्य के संदर्भ में किसी खास मामले की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए विचार विमर्श के लिए हम लोग यहाँ पर करते हैं, तो ऐसे पत्रों को हम लोग अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो अभिवादन या संबोधन का विशेषण मात्र होता है, विशेष मात्र होता है, तो यहाँ पर आपको जो गलती है वो आपके बी, यहाँ पर कह सकते हैं कि यह पत्र अन्य पुरुषों में लिखा जाता है, ये यहाँ पर आपका गलत है, ठीक है, ये आपका गलत है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है। हमने आपको घोष भी बताया था, घोष बताया था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर घोष कौन सा है, तो जैसे कि हमने बताया था का, खा, गा, घा और अंगा, तो जो घोष होते हैं वो आपके तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ड होते हैं। इसमें से आप देख सकते हैं जो आपका डी नंबर आपका गा है, ये यहाँ पर आपका घोष कहलाएगा। साथ में इसमें घोष में कौन कौन से आते हैं, घोष में क्या क्या आते हैं, घोष में जो आपके आते हैं कह सकते हैं कि तीसरा, चौथा, पाँचवा व्यंजन तो होते हैं, साथ में जो सभी स्वर होते हैं, ठीक है, स्वर भी होते हैं, वो आपके घोष में ही आते हैं। साथ में कह सकते हैं कि जो आपके या, र, ला, वा जो अंतास्त व्यंजन होते हैं ये भी आपके किस में होते हैं, घोष में ही होते हैं। एक वर्ण और होता है जो हा होता है, ये भी आपकी घोष में ही होता है। समझ में आ गया ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो देख सकते हैं डी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है संहार का सही संधिविच्छेद क्या होगा। संहार, संहार बोला गया है और इसे अगर हम तोड़ते हैं तो आपको बनेगा समधनहार। क्या बनेगा, समधनहार बनेगा। ऑप्शन आपके यहाँ पर डी हो जाएगा, समधनहार हो जाएगा, ठीक है। और इसका तात्पर्य होता है विनाश, ठीक है, संपूर्ण विनाश होता है संहार का मतलब। अगला है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा शब्द तत्सम है। तो यहाँ पर देखिए तत्सम जो कि शुद्ध संस्कृत के शब्द होते हैं, और यहाँ पर आपका 36 का ऑप्शन आपको जो दिख रहा है कौन सा, फर्स्ट नंबर। हमने आपको बताया था रा शब्द जो आपका हो ये रा हो, है ना, या आपके जो संयुक्त वाले होते हैं हमेशा आपके तत्सम में ही होते हैं। तो 36 का ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो चक्र है, ठीक है, चक्र आपका तत्सम है, ठीक है। और अगर बात करें कि जो चांद है, चांद ये तो आपका तद्भव है, लेकिन इसका तत्सम बनता है क्या,
चंद्रमा बनता है, चंद्रमा। ठीक है। अगर बात करें छेद, तो छेद का जो तत्सम बनता है वो आपका छिद्र बनता है। क्या बनता है? छिद्र बनता है। और अगर छत की बात करें तो छत का जो आपका तत्सम बनता है वो आपका छत्र बनता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है। चलिए यहाँ पर बताना है तद्भव शब्द। तो तद्भव शब्द में यहाँ पर 37 नंबर में यहाँ पर देखिए योगी, यौवन और जीर्ण ये तत्सम है, लेकिन जीभ, जीभ जो आपकी है यहाँ पर आपका तद्भव है ना। इसका जो तत्सम बनता है क्या बनता है? इसका तत्सम बनता है तो क्या बनता है? इसका तत्सम बनता है जीवा। ठीक है, जीवा बनता है। ठीक है, और हल्का से यहाँ पर मा करके उड़ा होता है, तो इस प्रकार से इसका तत्सम बन जाता है। ठीक है। चलिए अगला है निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है। प्रेरणार्थक क्रिया हमने आपको बताया था कि प्रेरणार्थक क्रिया जो होती है वो दो प्रकार की होती है, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। यहाँ पर आप देख सकते हैं उठना, उड़ना, चलना और दिलाना। दिलाना जो आपका है ये आपकी कैसी है? ये आपकी प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, मतलब जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य ना करे, वो किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करे, वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है अली और अली शब्द का युग्म सही बताइए। अली मतलब क्या होता है और अली मतलब क्या होता है? सभी एग्जामों में ये प्रश्न पूछा जाता है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं अली, और अली मतलब होता है भौरा। क्या होता है? अली मतलब भौरा, और अली मतलब होता है सखी। तो यहाँ पर ऑप्शन आप देख सकते हैं, जो आपका जवाब आ रहा है कौन सा? डी नंबर, ये आपका यहाँ पर सही होगा। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर इसको मत लगाइएगा, क्योंकि अली मतलब होता है भौरा और अली मतलब होता है सखी होता है। समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है। कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? और संयुक्त वाक्य में भी हमने आपको कुछ पहचान बताई थी, बताया था। तो यहाँ पर देखिए संयुक्त वाक्य में कह रहा है आपसे मैंने लड़के को बुलाया, ये तो संयुक्त वाक्य नहीं होगा। यहाँ पर संयुक्त वाक्य यहाँ पर देख सकते हैं, जो उन्हें न नींद आती थी और कॉमा लगा है ना, इसका मतलब और भी कह सकते हैं ना भूख लगती थी। तो यहाँ पर जो वाक्य है वो आपका संयुक्त वाक्य है, कौन से? बी वाले में आपका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो कॉमा है इसको हम लोग और मान सकते हैं कि उन्हें ना नींद आती थी और ना भूख प्यास लगती थी, है ना। दोनों में जो ना संयोजन जुड़ा है वही आप यहाँ पर बता रहे हैं कि ये आपका है। ठीक है, और यहाँ पर 40 प्रश्न आपके हुए। अब वहाँ पर लगभग 25-30 क्वेश्चन होंगे, वन लाइनर होंगे। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं 40 प्रश्न में जो आपको बताना है कि कितने प्रश्न आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, कितने आपके सही हुए हैं। यहाँ पर आपके वन लाइनर भी पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको प्रश्न मिलते हैं। कह रहा टकसाली भाषा कहते हैं, तो टकसाली भाषा किसे बोलते हैं? संस्कृत निष्ठ भाषा को टकसाली भाषा कहते हैं। ठीक है, हिंदी की मानक भाषा कहा जाता है, तो हिंदी की मानक भाषा बोला जाता है परनिष्ठित भाषा को। ठीक है, परनिष्ठित भाषा को हिंदी की मानक भाषा कहते हैं। अगला है देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ था। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन आपका है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग होता था या हुआ था तो आपके किस राज्य में? तो गुजरात राज्य में हुआ था। अगला है भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है तो आपके मगधी अपभ्रंश से। ठीक है, मगधी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन है कि मैथिली भाषा हिंदी के किस वर्ग के अंतर्गत आती है। मैथिली, तो मैथिली जो आती है आपकी किस में? आपके बिहारी हिंदी में आती है। ठीक है, बिहारी हिंदी। अगला है पैसाची अपभ्रंश की प्रमुख बोलियाँ। पैसाची अपभ्रंश की प्रमुख बोलियाँ हैं लहंदा और आपकी पंजाबी। अगला है बंगला भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है। तो याद रखिएगा बंगला भाषा का विकास होता है आपके मगधी अपभ्रंश से। ठीक है, मगधी अपभ्रंश से। नेक्स्ट प्रश्न आपका है देवनागरी लिपि जिसे हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है। हमने आपको बताया था जब भी आपको बोले तो वहाँ पर आपकी संख्या आपकी 11 होती है। अगला है भारतीय संविधान में हिंदी भाषा में संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो आपके कितने हैं। तो याद रखिए भारतीय संविधान जो हिंदी भाषा से संबंधित है। ठीक है, हिंदी भाषा से संबंधित जो आपके आर्टिकल हैं वो आपके 343 से स्टार्ट होते हैं और 351 तक होते हैं, जो हिंदी भाषा से संबंधित आपके हैं। अगला है राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष दिया है बाल गंगाधर खेर। मतलब कि बाल गंगाधर यहाँ पर खेर है, इन्हें शॉर्टकट में बोल देते हैं बीजी खेर। क्या बोल देते हैं? बीजी खेर बोल देते हैं, याद रखिएगा। अगला है देवनागरी लिपि मूलतः है, तो देवनागरी लिपि जो आपकी है वो आपकी अक्षरात्मक है। ठीक है, अक्षरात्मक। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी भाषा में लिंग होते हैं।
तो हिंदी भाषा में 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, हम लोग नपुंसक का प्रयोग यहाँ पर नहीं करते हैं। अगला हिंदी भाषा में वचन कितने होते हैं, तो हिंदी भाषा में वचन भी कितने होते हैं, 2 होते हैं, आपके एक वचन और बहुवचन। काफ़ी बच्चे गलतियाँ कर जाते हैं क्योंकि बचपन में वो संस्कृत पढ़े होते हैं तो बोलते हैं एक वचन बहुवचन, है ना, ऐसे बोल देते हैं, एक वचन द्विवचन बहुवचन बोल देते हैं। लेकिन याद रखिए हिंदी भाषा में वचन कितने होते हैं, 2 होते हैं। अभी जो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था तब ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि जयपुरी बोली को और किस नाम से जाना जाता है। जयपुरी बोली, और जयपुरी बोली को जो जाना जाता है वो किस नाम से, तो आपके ढूंढाही नाम से। ठीक है, या आपकी राजस्थानी ये कह सकते हैं, इसे ढूंढाही के नाम से जानते हैं। अगला है मेवाती बोली के किस उपभाषा में आती है, तो देखिए मेवाती जो आपकी आती है राजस्थानी में, वो भी कौन से, तो राजस्थानी में जो ऊपरी वाली भाषा होती है, उत्तरी वाली राजस्थान, वहाँ पर आपकी होती है मेवाती। ठीक है, अगला है दिल्ली किस बोली के अंतर्गत है। दिल्ली, तो दिल्ली के अंतर्गत जो बोली है वो आपकी खड़ी बोली होती है, जिसे हम लोग कौरवी के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश की राजभाषा क्या है, तो उत्तर प्रदेश की प्रथम राजभाषा आपकी कौन है, हिंदी है, और द्वितीय राजभाषा आपकी क्या है, संस्कृत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हिंदी आकृति की दृष्टि से किस प्रकार की भाषा है, तो हिंदी आकृति की दृष्टि से आपकी शिष्ट योगात्मक भाषा है। अगला प्रश्न है गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली, तो गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली जो आपकी है वो आपकी भोजपुरी है। ठीक है, भोजपुरी। नेक्स्ट प्रश्न है हड़ौती बोली है, हड़ौती, तो भैया हड़ौती जो बोली बोली जाती है आपकी कहाँ पर, अभी हमने बताया राजस्थान में। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है, काशिका, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जाता है। तो काशिका से ही आपको पता चल रहा है कि आपकी कहाँ पर, ये आपकी काशी अर्थात बनारस में बोली जाती है। ठीक है, अगला है आगरा और मथुरा, और आगरा और मथुरा की बात करेंगे तो यहाँ पर आपकी ब्रज भाषा बोली जाती है। ठीक है, ब्रज क्षेत्र है तो ब्रज भाषा आपका हो जाएगा। अगला है ब्रजबुल के नाम से जानी जाती है, तो ब्रजबुल के नाम से जानी जाती है आपकी कौन, पुरानी बंगला। ठीक है, पुरानी बंगला। अगला है गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है, गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है, तो जो पंजाबी है, पंजाबी को हम लोग गुरमुखी लिपि में लिखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाली किस धर्म की भाषा है, पाली जो आपकी है किस धर्म की भाषा है, तो आपके बौद्ध धर्म की ये भाषा है। इसमें से उनके द्वारा दिए गए उपदेश या लिखे गए ग्रंथ सभी आपकी पाली भाषा में हैं। प्राकृत किस धर्म की है, तो प्राकृत ये जैन धर्म की आपके है, इसके ग्रंथ भी और इनके जो बोली जाने वाली भाषा ये आपकी किस में थी, आपकी जैन में थी। अगला है भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था, तो सर्वप्रथम गठन हुआ था आपके आंध्र प्रदेश का हुआ था। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न कह रहा है आपसे बनारस, गोरखपुर और आजमगढ़, बनारस और गोरखपुर और आजमगढ़ में जो बोली होती है वो आपकी भोजपुरी होती है। ठीक है, आपके इलाहाबाद, लखनऊ, ठीक है, और आपके फैजाबाद, रायबरेली यहाँ पर बोली जाती है आपकी अवधी। ठीक है, अगला है कि दरभंगा, मुजफ्फरपुर और मुंगेर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और मुंगेर में जो बोली जाती है वो मैथिली बोली जाती है। ठीक है, अगला है बिलासपुर, रायगढ़ और आपके रायपुर में रायगढ़ और रायपुर में जो बोली जाती है वो आपकी छत्तीसगढ़ी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पढ़ते हैं। अगला है बहुसंख्यक जनता जन समूह के द्वारा प्रयोग की जाने वाली जो भाषा है वह आपकी होती है राष्ट्रभाषा। ठीक है, बहुसंख्यक जनता या जन समूह के द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा आपकी राष्ट्रभाषा होती है। ठीक है, और भाषा की लघुतम इकाई क्या है, तो आपकी शब्द होती है। अब यहाँ पर आपकी राष्ट्रभाषा है, याद रखिएगा कि आपके संविधान में राष्ट्रभाषा नाम नहीं लिया गया है। क्या लिया गया है, आपकी राज्यभाषा नाम लिया गया है। ठीक है, राज्यभाषा आपका नाम लिया गया है। राज्यभाषा मतलब होता है कि जो कार्य ऑफिस में होते हैं आपकी किस भाषा में, तो आपकी हिंदी में होती है। इस कारण से यहाँ पर आपकी ये राजभाषा हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा, यहाँ पर राजभाषा बताना होगा। ठीक है, तो हिंदी के हमने यहाँ पर पहले 40 प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगाया है। जो बच्चे लेट में जुड़ा करते हैं वो बच्चे पहली बात तो टाइम से आया करें 8:30 से, और अगर 8:30 से नहीं आ पाते हैं तो वो लोग कह सकते हैं कि वीडियो एक बार पुनः फिर से देख लिया करिए, क्योंकि ये अभी आपके भविष्य की बात होती है। एक एक दिन आप अगर ऐसे छोड़ेंगे, हो सकता है जो प्रश्न आप छोड़ के जा रहे हैं वो प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ जाएं और आपकी एग्ज़ाम को वहाँ पर ख़राब कर सकते हैं। इस कारण से आपसे रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे बाद में जुड़ते हैं वो लोग यहाँ पर पुनः से एक बार वीडियो को रिवीजन कर लिया करिए। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।